नीली टी शर्ट पहनकर संसद भवन पहुंचे थे और कांग्रेस की यह पूरी योजना थी कि आज वो डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को और भी बड़ा रूप देगी और बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। और ये नीली टी शर्ट पहनकर आने का जो उनका प्रयोजन था वो यही था कि आज वो डॉक्टर अंबेडकर के मामले को और बड़ा बनाएंगे। कांग्रेस के बाकी के नेताओं को भी कहा गया था, अगर आप देखें राहुल गांधी के पीछे तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी नीले रंग के कपड़ों में आपको दिखाई दे रही हैं। और राहुल गांधी की जो तैयारी है असल में वो इस धक्का मुक्की वाले कांड की वजह से अब बेकार हो गई। और शाम होते होते अभी की जो हमने आपको खबर बताई है वो ये है कि राहुल गांधी पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है क्योंकि उन्होंने धक्का मुक्की संसद में की थी। राहुल गांधी के लिए आज एक और बुरी खबर यह रही क्योंकि उन पर एक और गंभीर आरोप नागालैंड से बीजेपी की राज्यसभा सांसद फानोन कोन्याक ने लगाया। और फानोन कोन्याक आदिवासी समुदाय से आती है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एक चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी मैं अपने साथ लेकर आया हूं। इस चिट्ठी में उन्होंने राहुल गांधी पर बहुत गहरे और बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। यह चिट्ठी है जो मेरे हाथ में है, ये देखिए, ये चिट्ठी उनकी, और चिट्ठी में वो क्या लिखती हैं अब मैं आपको बताता हूं। मैं सीढ़ियों के ठीक नीचे हाथ में प्लेकार्ड लेकर खड़ी थी। सुरक्षा कर्मियों ने दूसरे दलों के माननीय सांसदों के प्रवेश के लिए एक रास्ता बनाया हुआ था। अचानक विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी और अन्य पार्टी के सदस्य मेरे सामने आ गए जबकि उनके लिए रास्ता अलग से बना हुआ था। उन्होंने ऊंची आवाज में मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और वो मेरे इतने करीब थे कि एक महिला सदस्य होने के नाते मुझे बहुत असहज महसूस हुआ। मैं भारी मन से एक तरफ हट गई और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होने दिया, लेकिन मुझे लगा कि किसी भी सांसद को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं नागालैंड के अनुसूचित जनजाति समुदाय से हूं और एक महिला सदस्य हूं। मेरे मान सम्मान और स्वाभिमान को विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने बहुत ठेस पहुंचाई है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे सुरक्षा की मांग करती हूं, ये उन्होंने लिखा है। और अंग्रेजी में मैं अगर आपको पढ़कर बताऊं तो अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है राहुल गांधी के लिए, ही मिसबिहेव्ड विद मी इन अ लाउड वॉइस and his physical proximity to me was so close that I, being a lady member, felt extremely uncomfortable. यानी राहुल गांधी मेरे बहुत करीब आ गए, वो जोर से मेरे ऊपर चिल्लाए और वो मेरे इतने करीब आ गए कि एक महिला सांसद होने के नाते मैं बहुत अनकंफर्टेबल, असहज महसूस कर रही थी। उन्होंने क्या कहा अब वो सुनिए। It was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then it would be very unbecoming. So I did not do that. But then what he did, his action today was really bad, and I feel disheartened. And no lady member, let alone me, an ST lady member from Nagaland, should not be made to feel like this, sir. So therefore, I seek your protection on this matter, for which I have already served notice to you. तो संसद में आज बहुत कुछ हुआ, संसद में आज बहुत ड्रामा हुआ और संसद में ये एक दूसरे का जो विरोध है ये थाने तक पहुंच गया, ये अस्पताल तक पहुंच गया और ये गंभीर आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गया। और डॉक्टर अंबेडकर आज अगर ये सब कुछ देखते होंगे कि ये सब कुछ उनके अपमान के विषय में, उनके अपमान के मुद्दे पर हो रहा है, तो आज कितने दुखी होते होंगे। सोचिए, आज डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर संसद में जो कुछ भी हुआ, क्या ये उनका अपमान नहीं है? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जब डॉक्टर अंबेडकर ने पंडित नेहरू की अंतरिम सरकार से अपमानित होकर इस्तीफा दिया और पंडित नेहरू ने भी यह कहा कि उनके इस्तीफे से उनकी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
तब क्या डॉक्टर अंबेडकर का अपमान नहीं हुआ था? जब कांग्रेस पार्टी और पंडित नेहरू ने दो बार डॉक्टर अंबेडकर को लोकसभा चुनावों में हरवाया, तब क्या उनका अपमान नहीं हुआ था? जब उन्हें चुनाव हराने वाले नारायण काजरोलकर को इंदिरा गांधी की सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया, तब क्या डॉक्टर अंबेडकर का अपमान नहीं हुआ? मृत्यु के 34 वर्षों तक पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर अंबेडकर की एक तस्वीर तक नहीं लगी, तब भी किसी को डॉक्टर अंबेडकर के अपमान की याद नहीं आई। और जब डॉक्टर अंबेडकर को बार बार कांग्रेस की सरकारों में भारत रत्न के पुरस्कार से वंचित रखा गया, तब भी किसी को उनके अपमान की चिंता नहीं हुई। लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह के सिर्फ 10-12 सेकंड के एक आधे अधूरे वीडियो के आधार पर विपक्षी पार्टियों की नेताओं को डॉक्टर अंबेडकर के अपमान की इतनी चिंता हो रही है। आज अंबेडकर के नाम पर यह सारी राजनीति असल में दलितों के 18 से 20 करोड़ वोटों के लिए हो रही है। दलितों की जो वोटर्स की संख्या है वो टोटल 18% है और इनकी अगर संख्या देखेंगे तो 18 से 20 करोड़ के आसपास होगी। और इसी के लिए राहुल गांधी आज नीले रंग की टी शर्ट पहनकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए संसद में आए थे। जब 1990 में मंडल और कमंडल की राजनीति अपने चरम पर थी, तब हमारे देश में रंग भी बट गए थे। आज आप ये सोचते होंगे कि राहुल गांधी ये नीले रंग की टी शर्ट क्यों पहनकर आए और आखिर डॉक्टर अंबेडकर के साथ नीला रंग क्यों जुड़ा हुआ है। तो हमारे देश की राजनीति रंगों में कैसे बट चुकी है, जरा आज ये भी समझ लीजिए। उस समय हरा रंग मुसलमानों का था, भगवा रंग हिंदुओं का था और हिंदुओं में भी नीला रंग दलितों का प्रतीक बन गया था। यह मैं आपको वर्ष 1990 की बात बता रहा हूं। यह रंगों का जो बंटवारा है यह उस समय के आसपास शुरू हुआ था। और 1990 में आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तब वीपी सिंह की सरकार थी। उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को फिर से जिंदा किया, उन्होंने ओबीसी की राजनीति शुरू की, पिछड़ों की राजनीति शुरू की और 1984 में काशीराम ने पहली बार दलितों की एक पार्टी बनाई जिसका नाम था बीएसपी। 1984 में काशीराम ने असल में डॉक्टर अंबेडकर को भगवान की तरह पूजना शुरू किया और देश भर के दलितों को उन्होंने इकट्ठा किया डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर। और डॉक्टर अंबेडकर का जो नाम है 1984 में बीएसपी के गठन के बाद देश के कोने कोने तक पहुंच गया। दलित चिंतकों का यह मानना था कि डॉक्टर अंबेडकर को सभी रंगों में नीला रंग सबसे ज्यादा प्रिय था और यही कारण है कि उन्होंने जब अपनी पार्टी बनाई तब उसके ध्वज का रंग भी उन्होंने नीला रखा, जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। इसके बाद 1984 में जब काशीराम ने डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का गठन किया, तब उन्होंने भी इस पार्टी के ध्वज का रंग नीला रखा और यह नीला रंग दलितों की राजनीति का एक प्रतीक बन गया हमेशा के लिए। और हमारे देश में इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर की जितनी भी प्रतिमाएं बनाई गई, इनमें ज्यादातर प्रतिमाओं में डॉक्टर अंबेडकर को एक नीले रंग के कोट में ही दिखाया गया और इस तरह नीला रंग दलितों की पहचान बनता चला गया। और अगर आप आज कहीं भी किसी झंडे पर नीला रंग देखेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि ये झंडा दलितों का प्रतीक है और दलितों का प्रतिनिधित्व करता है। और अब राहुल गांधी इन्हीं दलितों को साधने के लिए आज उसी नीले रंग की टी शर्ट पहनकर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन क्या आपको पता है कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के प्रति कांग्रेस और पंडित नेहरू की नीतियों के बारे में क्या सोचते थे? आज हमने इस पर और काफी रिसर्च की और आपको डॉक्टर अंबेडकर का यह नजरिया आज बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। आज मैं अपने साथ एक पुस्तक लेकर आया हूं जिसका नाम है व्हाट कांग्रेस एंड एमके गांधी हैव डन टू दी अनटचेबल्स। ये वो पुस्तक है जो मेरे हाथ में है। ये पुस्तक आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं और इसी पुस्तक को आज मैं आपके लिए कोट करूंगा। आप चाहें तो इस पुस्तक को खरीद सकते हैं, इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और ये पुस्तक जो है ये स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने ही आजादी से 2 वर्ष पहले 1945 में लिखी थी और वो इसमें प्रमुखता से 4 बड़ी बातें लिखते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में क्या लिखा है, क्या कहा गया है, आप जरा सुनिए। और इसका टाइटल अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखिए इसका नाम क्या है, व्हाट कांग्रेस एंड एमके गांधी हैव डन टू दी अनटचेबल्स। इसमें पहली बात लिखी है, डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि कांग्रेस की दलितों में दिलचस्पी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए एक
समूह के रूप में थी। कांग्रेस को दलितों की वास्तविक प्रगति या सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं था। और देखिए, यह बात उन्होंने 1945 में लिख दी थी इस किताब में। यह बात आज भी सही है। आज भी ज्यादातर पार्टियां और नेताओं को दलितों से कोई मतलब नहीं है। वो दलितों को एक वोट बैंक की तरह देखते हैं और डॉक्टर अंबेडकर को भी एक वोट बैंक की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करूंगा, उनकी जयंती पर फूलमाला पहना दूंगा, तो दलित हमें वोट दे देंगे। तो यह बात उन्होंने 1945 में ही कह दी थी कि कांग्रेस को दलितों की कोई चिंता नहीं है, वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए दलितों का इस्तेमाल करना चाहती है। दूसरी बात उन्होंने लिखी, कांग्रेस पार्टी यह दिखाने की कोशिश करती थी कि वो दलितों की सच्ची हितैषी है, जबकि जमीनी तौर पर दलितों की समस्याओं को हल करने के लिए कांग्रेस ने कभी कोई ईमानदार प्रयास नहीं किया। यह उन्होंने इस किताब में लिखा है। तीसरा, डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि कांग्रेस दलितों के वोट हासिल करने के लिए रणनीतिक चाल चलती है और उनके साथ विश्वासघात करती है। चौथी बात, इसी पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर यह भी लिखते हैं कि चुनावों के वक्त कांग्रेस ने दलितों को उसके पक्ष में वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन जब सरकार में फैसले और नीतियां बनाने का समय आया तो उनमें दलितों का प्रतिनिधित्व सबसे कम था। यानी कांग्रेस ने दलितों का वोट लेकर सरकारें तो बना ली, लेकिन जब सरकार बनने के बाद फैसले करने का समय आया, उन्हें दलितों को पद देने का समय आया, तो उनका प्रतिनिधित्व सबसे कम था। पांचवी बात वो कहते थे, कांग्रेस का यह दावा गलत है कि वो अछूतों की पार्टी है और अछूत समाज के लोग कांग्रेस को चुनाव में वोट देते हैं। ऐसा उन्होंने इस किताब में कहा है। अब आप देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी ही आज बना रही है और डॉक्टर अंबेडकर अपनी इस किताब में खुद कांग्रेस के बारे में कैसी बातें लिखकर गए हैं, आप खुद देख लीजिए। अब आपको पढ़कर भी बताता हूं कि इस पुस्तक के पहले अध्याय में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा है। आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी। कांग्रेस ने खुद को अछूतों और दलितों की पार्टी साबित करने के लिए चुनाव परिणामों का विज्ञापन की तरह इस्तेमाल किया। उसने मुख्य तौर पर यह बताया कि अनुसूचित जातियों की 151 सीटों में से मेरी यानी अंबेडकर की पार्टी को केवल 12 सीटें मिली और बाकी सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। यह एक झूठा प्रोपेगेंडा था जो कांग्रेस द्वारा फैलाया गया था ताकि यह दिखाया जा सके कि कांग्रेस अछूतों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन कांग्रेस ने अछूतों के नाम पर राजनीति के सिवा उनके हित में कुछ नहीं किया। यकीन मानिए, आज हमारे देश के दलितों को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान मानने वाले लोगों को डॉक्टर अंबेडकर के ये विचार अगर उन्हें पता चल जाए, अगर वो ये जान जाएं कि डॉक्टर अंबेडकर 1945 में ही कांग्रेस के बारे में क्या लिख कर गए हैं, वो खुद अपने हाथ से लिख कर गए हैं कि कांग्रेस कभी भी अछूतों की पार्टी नहीं बन सकती, दलितों की पार्टी नहीं बन सकती। कांग्रेस दलितों के साथ सिर्फ खेल खेलती है, अन्याय करती है, सिर्फ उनका वोट पाना चाहती है, उनकी हितैषी नहीं है। तो सोचिए, आज ये जो 18 से 20 करोड़ दलित हैं वो क्या सोचेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज सबसे ज्यादा ये कोशिश कर रही है कि जैसे वही डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी हितैषी है। राहुल गांधी नीली टी शर्ट पहनकर आ गए। ये जो किताब है ये आजादी से पहले लिखी गई थी, इसलिए इसमें अछूत शब्द का इस्तेमाल डॉक्टर अंबेडकर ने ही किया है, लेकिन अब यह शब्द इस्तेमाल नहीं होता और यह शब्द इस्तेमाल अब होना भी नहीं चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इस शब्द पर तो रोक लग चुकी है, यह शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यह आजादी से पहले की किताब है और तब डॉक्टर अंबेडकर ने ही इस शब्द का इस्तेमाल किया। डॉक्टर अंबेडकर अपनी एक और पुस्तक में लिखते हैं और उस पुस्तक का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये देखिए, उसके भी कुछ अंश आज मैं लेकर आया हूं। ये वो पुस्तक के अंश हैं और ये पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ष 1936 में लिखी थी। जो पहली मैंने किताब दिखाई ये 1945 में लिखी थी। ये जो अब मैं पढ़कर आपको बता रहा हूं ये 1936 में उन्होंने लिखा। इसमें उन्होंने लिखा है कि वर्ष 1930 में जब प्रांतीय चुनाव हो रहे थे और महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह का आंदोलन कर रहे थे, तब कांग्रेस ने प्रांतीय चुनावों के बहिष्कार का ऐलान किया था और कांग्रेस यह भी चाहती थी कि इन चुनावों में वो हिंदू भी हिस्सा न लें जिन्होंने इस बहिष्कार का समर्थन नहीं किया था। इसे सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने कुछ दलितों को मॉक कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़वाया।
जिस पर डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी इसी पुस्तक में लिखा कि यह कांग्रेस की एक रणनीति थी, जिसमें वो ये दिखाना चाहती थी कि कुछ दलितों को छोड़कर कोई प्रतिष्ठित हिंदू इन चुनावों में हिस्सा नहीं लेगा। जो भाग लेंगे वो इन जैसे वंचित हिंदू ही होंगे। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे दलितों का सबसे बड़ा अपमान तब बताया था। मैं आपको पढ़कर भी सुना सकता हूं कि तब उन्होंने क्या लिखा था प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस की रणनीति के बारे में। 1930 के प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव उस समय हुए जब नमक सत्याग्रह चल रहा था। कांग्रेस ने इन चुनावों का बहिष्कार किया। उसने सम्मानीय हिंदुओं, जिन्होंने इस बहिष्कार का समर्थन नहीं किया था और स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में खड़े हुए थे, उन्हें शर्मिंदा करने के लिए कांग्रेस ने नकली उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जो अछूत थे। 2 मोची, 1 नाई, 1 दूध वाला और 1 दूध देने वाला इसमें शामिल था। मुझे लगता है कि यह कांग्रेस की एक रणनीति थी। कांग्रेस ने विभिन्न प्रांतों में यह कहते हुए तख्तियां लेकर जुलूस निकालने शुरू किए कि विधानमंडलों में कौन जाएगा, केवल नाई, मोची, कुम्हार और सफाई करने वाले जाएंगे। और ऐसा कहकर कांग्रेस ने उन हिंदुओं को चुनाव लड़ने से रोकने का प्रयास किया जो उसके बहिष्कार के साथ नहीं थे और जो उसके लिए प्रतिष्ठित थे। यह कांग्रेस की रणनीति को उन्होंने 1936 में एक्सपोज किया था। हमारे देश की संसद संविधान की रक्षा और संचालन करने का सबसे बड़ा स्थान माना जाता है, सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है। और यहां अब तक राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस होती आई है। अलग अलग पक्षों में मतभेद भी हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, वॉकआउट हुए हैं, लेकिन अब संसद में धक्का मुक्की भी होने लगी है। और आज ये जो धक्का मुक्की है अब ये थानों तक पहुंच गई है, एफआईआर लिखवाई जा रही है और नेताओं के ये मतभेद अब संसद से बाहर निकलकर थानों तक पहुंच गए हैं, अस्पतालों तक पहुंच गए हैं। सोचिए आज हमारी स्थिति क्या हो चुकी है। आज कांग्रेस और बीजेपी थानों में जाकर एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रहे हैं कि इन्होंने हमें धक्का दिया, इन्होंने हमें धक्का दिया, हमें मारा, इन्होंने हमें मारा। और अब सांसद अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं क्योंकि इस मारपीट में वो घायल हो गए। यह स्थिति हमारी संसद की इस समय हो गई है, जिससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। और अब थोड़ी देर पहले तो राहुल गांधी पर संसद में धक्का मुक्की करने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि असल में डॉक्टर BR अंबेडकर ने 1953 में ही यह भांप लिया था कि 2024 में क्या होने वाला है, आगे चलकर इस देश की क्या हालत होगी, आगे चलकर इस देश के लोकतंत्र की क्या हालत होगी, ये वो पहले ही समझ गए थे। ध्यान से आप सुनिएगा। वर्ष 1953 में डॉक्टर BR अंबेडकर ने BBC को एक इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में उन्होंने 5 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी, जो बातें आज पूरे देश को बहुत ध्यान से सुननी चाहिए कि 1953 के इंटरव्यू में BR अंबेडकर ने भारत के लोकतंत्र के बारे में, जनतंत्र के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जनतंत्र भारत में काम नहीं करेगा क्योंकि यहां की सामाजिक व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र के प्रारूप से मेल नहीं खाती और भारत की व्यवस्था असमानता पर आधारित है। यह उन्होंने 1953 में कहा था कि यह जनतंत्र काम नहीं करेगा। दूसरा, उन्होंने कहा भारत में लोकतंत्र सिर्फ नाम मात्र के लिए होगा। अगर चुनावों से अच्छे लोगों का चयन नहीं हुआ तो भारत में चुनाव अहम नहीं है। और देखिए आज वही हो रहा है। चुनाव तो होते हैं लेकिन चुनावों के जरिए अच्छे लोग चुनकर नहीं आ रहे। वो ये भी कहते थे कि लोगों को अब तक ये बात समझ में नहीं आई कि मतदान का विचार बदलाव लाने के लिए नहीं है और इस चुनावी व्यवस्था ने उन्हें अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने की आजादी दी ही नहीं है। वो इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लोगों को चुनाव तो कराए जाते हैं लेकिन लोगों को अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने की आजादी अब भी नहीं है। और इस बात को कांग्रेस के उदाहरण से उन्होंने समझाया था। देखिए इस इंटरव्यू में भी उन्होंने कांग्रेस का उदाहरण दिया। यह अलग बात है कि उस समय कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी, या कह लीजिए कि उस समय कांग्रेस ही इकलौती पार्टी थी, तो वो उदाहरण देते भी तो किसका। लेकिन उन्होंने कांग्रेस का नाम लेकर यह कहा था कि कांग्रेस लोगों से कहती है कि बैल के निशान पर मतदान करें, लेकिन कोई इस बात को नहीं समझता कि अगर बैल के निशान पर कोई गधा खड़ा है तो वो क्या करे। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, उदाहरण दिया कि मान लीजिए कांग्रेस
लोगों से कहती है कि बैल के निशान पर चुनाव में मोहर लगाइए। लेकिन अगर बैल के निशान पर कोई गधा चुनाव में खड़ा है तो लोग क्या करेंगे? इसी इंटरव्यू में डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भाषण तो बहुत देते हैं, लेकिन भाषणों से कोई हल नहीं निकलता और अब मैं इन भाषणों से तंग आ चुका हूं। लोकतंत्र पर जो भाषण दिए जाते हैं, मैं इन भाषणों से तंग आ चुका हूं। तो वो तो 1953 में ही तंग आ चुके थे। और देखिए, हमारे देश की जनता आज 2024 अब खत्म होने वाला है, अब तक इन भाषणों को झेल रही है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र अमेरिका जैसे देशों में तो कामयाब हो सकता है। जो लोकतंत्र हमारा है, ये अमेरिका जैसे देशों के लिए ठीक है, जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, वहां लोग अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन यह उस भारत में सफल नहीं हो सकता जहां लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। और वो भारत के लिए लोकतंत्र की बात नहीं कर रहे थे। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे पूछा गया तो अगर आप ये कहते हैं कि लोकतंत्र भारत में नहीं चलेगा और इस तरह का लोकतंत्र अमेरिका जैसे देशों के लिए ठीक है, तो भारत के लिए क्या ठीक है? तो उनका जवाब था कि भारत के लिए कम्युनिस्ट विचारधारा और कम्युनिस्ट व्यवस्था ज्यादा बेहतर विकल्प होगी। कम्युनिस्ट विचारधारा और कम्युनिस्ट व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा कि यहां कम्युनिस्ट व्यवस्था होनी चाहिए। सोचिए, अगर डॉक्टर अंबेडकर आज हमारे बीच जीवित होते और ये सारी बातें वो किसी इंटरव्यू में कहते, आज अगर हमें यह मौका मिलता कि डॉक्टर अंबेडकर यहां खड़े होते इस स्टूडियो में और हम उनसे ये सवाल पूछते, तो उनके अपमान पर राजनीति करने वाली यही विपक्षी पार्टियां उनकी आंखों में आंखें मिलाकर, आंखों में आंखें डालकर क्या उन्हें देख सकती थी? और अगर आज उन्होंने अपनी सारी बातें ईमानदारी से कह दी होती तो इनमें से कोई भी पार्टी मुंह दिखाने के काबिल न रहती। आज कांग्रेस पार्टी, जो सबसे बड़ी ठेकेदार बन रही है डॉक्टर अंबेडकर की, वो नीली टी शर्ट पहनने की हिम्मत न करती। अगर डॉक्टर अंबेडकर के सही विचारों को आपने जान लिया तो